हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोगों ने सिटीजनशिप की क्लास 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और आज ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। हम लोगों ने सिटीजनशिप के बेसिक्स के बारे में जाना था कि सिटीजनशिप सिग्निफाइज व्हाट, सिटीजनशिप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, ये सब हमने देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जो दो वेल नोन प्रिंसिपल्स है जिसके माध्यम से हम सिटीजनशिप प्राप्त कर पाते हैं। एक है जस शोली और दूसरा है आपका जस शेंगुनस। ये दो हमने तरीके देखे थे, ठीक है। साथ ही साथ हम थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी गए थे एंड इनके बारे में भी चर्चा की थी कि जो भारत में लोग रह रहे हैं उसको हम दो काइंड में बांट सकते हैं, एक तो सिटीजन्स एंड दूसरा एलियंस। एलियंस इज बेसिकली नॉन सिटीजन्स इन इटसेल्फ, ठीक है। एंड उसके बाद हमने ये भी देखा था कि क्या एक्सक्लूसिव राइट्स एज एन इंडियन सिटीजन को मिलता है विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द एलियंस और नॉन सिटीजन्स। तो हमने समरी भी देखी थी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स इंजॉय करते हैं, है ना। तो ये सब हमने देखा था। साथ ही साथ क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, तो हमने बताया भी था कि ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनानी हो तो ये आपका जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली एम्पावर्ड की गई है, ठीक है। चाहे संविधान की बात करो या फिर सिटीजनशिप एक्ट जो लाई गई तो वो भी पार्लियामेंट के ही तरफ से आई, या फिर रिसेंट अमेंडमेंट देखो जो 2019 में हुई थी वो किसने लेकर आई, पार्लियामेंट ने लेकर आई, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ये तो हमने देखा ही था। और भी कुछ बातें हमने डिस्कस किया था कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने का ताकत है वो पार्लियामेंट को दिया गया है एंड दैट्स वाई पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो सिटीजनशिप के रूल्स है वो मॉडिफाई किए हैं एंड द लेटेस्ट इज योर 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 5 जो डील करता है पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अल्टीमेटली आपको भी पता है कि इंडिया में लोग जो रह गए थे तो अल्टीमेटली उनको इंडियन सिटीजनशिप मिला। जो पाकिस्तान चले गए उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए थे अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके लिए भी प्रोविजंस की गई थी। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 6 हमने देखा था, ठीक है। ये भी बेसिकली उसी मैटर को डील करता है, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लाटर रिटर्न। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारी पहली पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच फॉर दैट, देन यू शुड कम हियर टू अंडरस्टैंड इन डिटेल बेटर पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड आर्टिकल नंबर 8 हमने डिस्कस किया था, इट डील्स विद द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलना है, ये सब हमने देखा था। और ये सब जो संविधान में आर्टिकल 5 से 11 है वो कहीं ना कहीं आपका अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक के जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन है वो डिस्कस करता है। उसके बाद यानी कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको सिटीजनशिप मिलना है नहीं मिलना है वो बेसिकली पार्लियामेंट को ताकत दी गई थी कि पार्लियामेंट बाय लॉ वो बेसिकली प्रोविजंस ला सकते हैं दैट डील्स विद द सिटीजनशिप एक्विजिशन और टर्मिनेशन। तो जाहिर सी बात है सिटीजनशिप एक्ट आई थी और हमने उसे डिस्कस भी किया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 आप देख सकते हो, प्रोवाइड दैट इफ़ एनी पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ड्यूल सिटीजनशिप बेसिकली अलाउ नहीं करता है हमारा संविधान, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो डिस्पाइट यू आर एन इंडियन सिटीजन तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप नष्ट हो जाएगी। ये साफ साफ आर्टिकल 9 आपका कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल 9 हमने देख लिया, आर्टिकल 10 हमने देखा, आर्टिकल 11 हमने देखा। आर्टिकल 11 बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 11, बिकॉज इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से जो सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन की प्रोविजंस को डील करता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की चलो ठीक है, संविधान ने तो बोल दिया कि जब तक हमारे देश में संविधान का कमेंसमेंट हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 तब तक कौन इंडियन सिटीजन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे वो तो संविधान ने बता दिया। लेकिन आफ्टर
द डेट ऑफ द कमेंसमेंट, कौन इंडियन सिटीजन बनेगा नहीं बनेगा, वो डिसाइड करने वाला पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखेंगे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ऐसे 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से सिटीजनशिप एक्वायर्ड की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डिस्कशन। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरुआत करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट है वो ड्यूल सिटीजनशिप की बात ही नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आप इंडियन सिटीजन भी हो, आप अमेरिकन सिटीजन भी हो, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही सिटीजनशिप इंडिया में चलेगी, इंडियन सिटीजनशिप होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन सिटीजनशिप का भी टैग लेकर रखे और अमेरिकन या फिर दूसरे देश की सिटीजनशिप का टैग लेकर रखे हो, तो इंडिया में ये नहीं चलेगा। ड्यूल सिटीजनशिप इज़ नॉट अलाउड। हमने तो देखा भी आर्टिकल 9 आई थिंक। ठीक है, एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो हमारा संविधान है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो लॉ बनाए रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। हैंस पार्लियामेंट इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट एंड इसको मल्टीपल टाइम्स अमेंड भी किया है, हमने देखा भी है। ठीक है, इवन 1986 में अमेंड किया गया था। ठीक है, फिर 2003 में अमेंड किया गया था। 5 बार अब तक अमेंडमेंट हो चुके हैं इंक्लूडिंग द रिसेंट अमेंडमेंट 2019। एंड सिटीजनशिप एक्ट साफ साफ बोलता है कि भाई साहब सिटीजनशिप आपको मिलेगी बट बेस्ड ऑन द प्रोविजंस जो इस एक्ट में दिए गए हैं। तो इस एक्ट के तहत 5 ग्राउंड पर सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो वो कौन से 5 ग्राउंड हैं मैंने डिस्कस कर ही लिया है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि लेट्स से कि भारत ने किसी दूसरी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर, है ना, तो वहाँ के जो लोग रहेंगे तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलना है वो भी कहीं ना कहीं इसमें बताई गई है। ठीक है, जैसे सिक्किम है वो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो फिर वहाँ के जो नागरिक है वो इंडियन सिटीजनशिप कैसे बने वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो नीचे ये जो एक्ट है आपका 5 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है। ये डेट भले ही आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ये जो 5 टाइम्स है ना ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे दिए जाते हैं इट हैज़ बीन अमेंडेड 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इस अमेंडमेंट के माध्यम से याद ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जैसे जैसे अमेंडमेंट की गई सिटीजनशिप के ओरिजिनल एक्ट में, तो जो सिटीजनशिप ग्रांट करने का जो प्रोविजंस था ना उसको और ज़्यादा टाइटर बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि पहले तो बेस्ड ऑन बर्थ कि कोई भी इंडिया में जन्म ले ले तो वो सिटीजनशिप एक्वायर कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे जो लॉज है उसको रेस्ट्रिक्ट किए गए, काफ़ी ज़्यादा नैरो किए गए डेफिनेशन को। ठीक है, एंड दैट्स वाई आज के अगर आप प्रोविजंस को देखोगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी अलग है एंड काफ़ी ज़्यादा नियम कानून पालन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो जो फॉरेनर एक्ट है, फॉरेनर एक्ट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इसी पीडीएफ में डिस्कस करेंगे लेकिन आने वाले लेक्चर सीरीज में। ठीक है, ये हैवी बर्डन इंडिविजुअल पर ही डालता है कि भाई साहब आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आप फॉरेनर हो या नहीं हो। ये ज़्यादा न्यूज़ में रही थी जब आपका जो एनआरसी से रिलेटेड मुद्दे आए थे, तब ये फॉरेनर्स एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। एंड ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है इट ऑल्सो डील्स विद द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये हमें सिटीजनशिप के टर्मिनेशन के बारे में बताता है कि कौन से ग्राउंड पे आपकी सिटीजनशिप रद्द की जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक बार सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो वो रद्द नहीं की जा सकती है, वो रद्द भी हो सकती है।
लेकिन उसके लिए भी सर्टेन ग्राउंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अमेंडमेंट्स ट्रैक करेंगे सिटीजनशिप एक्ट में जो हुई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक तो है आपका 1986 का अमेंडमेंट। तो इससे पहले क्या होता था 1986 अमेंडमेंट से पहले, कि कोई भी भारत में जन्म ले ले उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिफोर 1986 अमेंडमेंट देख सकते हो आप, जो आपका जस्ट सोली वाला प्रिंसिपल है ना। जस्ट सोली यानी कि बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो फिर आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि आपके पेरेंट्स इंडियन है या नहीं है। लेकिन चूंकि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, उनके बच्चे का जन्म लेट से इंडिया में हो जाता है, तो आप सोचो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हो सकती थी। दैट्स वाई नियम को थोड़ा सा करेक्ट किया गया अल्टीमेटली। एंड जो 1986 अमेंडमेंट है इसने सेक्शन 3 को ऐड किया गया। एंड इसके कारण ही कहीं ना कहीं सिटीजनशिप एक्वायर करना थोड़ा लेस इंक्लूसिव हुआ। यहाँ पर लेस इंक्लूसिव इसलिए बिकॉज टाइटर नॉर्म्स लाए गए। तो इस अमेंडमेंट के तहत एक कंडीशन डाली गई, ये ध्यान रखना है आपको। वैसे एक बात और भी बता दूं कि प्रीलिम्स के लिए एज सच दीज ऑल पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेट वाले, वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं आने वाले, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप एंड थोड़े बहुत डिटेल एंड वेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये सब कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। और किसके पास अथॉरिटी है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने की, ठीक है। ये कभी भी डेट वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसने एक कंडीशन डाल दी थी कि भाई साहब चलो ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में जन्म लिया आफ्टर जनवरी 26, 1950, बट ये ध्यान रखना है बिफोर जुलाई 1987, तो चलो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म लेता है ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987 एंड बिफोर 4 दिसंबर 2003, तो इसमें एक और कंडीशन जुड़ जाएगी कि आपका जन्म तो इंडिया में होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो सकते हैं या फिर फादर हो सकते हैं, तो उन्हें भी इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी होगा एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो 1986 का अमेंडमेंट क्या कहता है कि भाई साहब जुलाई 1, 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्पाइट कि आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है या नहीं है, आपको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 को या फिर उसके बाद बट बिफोर दिसंबर 4, 2003 के बीच होता है, तो अल्टीमेटली आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो ये होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इसमें व्यक्ति को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो आपको बस लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और पीडीएफ में आपको एक बार जब हमारा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब 1986 के अमेंडमेंट के बाद 2003 में अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप एक्ट में, तो इसने कहीं ना कहीं सिटीजनशिप एक्वायर करने की जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा टाइट कर दी, क्योंकि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहे थे, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, तो इसके कारण इश्यू जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। दैट्स वाई थोड़ा सा टाइटर नॉर्म अपनाया गया था। अब क्या कानून कहता है, तो अब साफ साफ कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में जन्म लेता है ऑन और आफ्टर दिसंबर 4, 2004, तो 2-3 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला ये कि वो तो इंडिया में जन्म लेना है, वो तो ठीक है, साथ ही साथ बोथ द पेरेंट्स, यहाँ पर आप देखो बोथ द पेरेंट्स शुड बी इन इंडियन सिटीजनशिप, या फिर वन पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड द अदर पेरेंट शुड नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। ये ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था,
1986 का अमेंडमेंट तो आपको दिसंबर 4 2003 से पहले के लिए जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे उसके बारे में बता रहा था, जो हमने डिस्कस किया। लेकिन 2003 के अमेंडमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में जन्म लेता है ऑन और आफ्टर दिसंबर 4 2004, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। तो पहला बात तो ये कि उसको इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि बोथ द पेरेंट्स शुड बी एन इंडियन सिटीजन, या फिर वन ऑफ द पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो सकते हैं फादर हो सकते हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप तो होना ही होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कि वन शुड नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ी थी इस अमेंडमेंट के साथ। तो अल्टीमेटली ये हमने देखा। तो अभी क्या नियम चालू करता है, अभी आप देख सकते हो, अपने आप को लिंक कर सकते हो कि अगर दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर इंडियन है तो उनके बच्चे भी इंडियन होते हैं। जैसे हमारे ही फादर की बात करें या मदर की बात करें तो बोथ आर इंडियन एंड बोथ हैव बोर्न इन इंडिया, तो अल्टीमेटली आई विल ऑल्सो बी एन इंडियन सिटीजन। तो ये नियम चलती है, ठीक है। तो ये होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अल्टीमेटली ये बातें हमने आपको बताया। इलीगल इमिग्रेंट किसको कहेंगे, तो इलीगल इमिग्रेंट भी डिफाइन की गई है। इलीगल इमिग्रेंट के तहत बेसिकली दो बातें आपको ध्यान रखना है कि वो जो है बिना पासपोर्ट का इंडिया में आया हो, पहली बात ये। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जितने दिन की उस व्यक्ति के पास परमिशन थी इंडिया में रहने की, ठीक है, उससे बियॉन्ड वो रह रहा हो, उसके बियॉन्ड वो रह रहा हो, तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ही इज़ नॉट होल्डिंग ए वैलिड पासपोर्ट, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका परमिशेबल डेज के बियॉन्ड वो इंडिया में रह रहा हो, तो उसको भी हम इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। तो इलीगल माइग्रेंट कभी भी इंडियन सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज पहली बात तो ये कि इलीगल माइग्रेंट है ना, इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं, वैलिड पासपोर्ट नहीं, फिर भी वो इंडिया में रह रहे। तो इवन वन ऑफ द कंडीशन जो नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन की उसको फुलफ़िल भी कर लेते तब भी वो इंडियन सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसे क्लेम करने के लिए पहली बात तो वो कि उन्हें लीगल माइग्रेंट होना पड़ेगा। लीगल माइग्रेंट यानी कि उनको वैलिड पासपोर्ट के साथ इंडिया में आना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो विद इन द परमिशेबल टाइम पीरियड जो भी एलोकेट की गई है वो रह रहा हो। तो होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि कैसे एक्वायर की जा सकती है सिटीजनशिप को एज़ पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो मैंने आपको बता ही दिया था डायग्राम के माध्यम से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, है ना, एंड बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये तो हमने 5 बताया था। तो ये जो बाय बर्थ है ना, ये सेम बातें हैं जो अभी हमने रिपीट की। आप देख सकते हो, पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर दिस पीरियड, यानी कि जुलाई 1, 1987, तो इंडियन सिटीजन्स कहलाएगा इर्रेस्पेक्टिव कि उसकी नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स क्या है, उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है। तो इवन देयर पेरेंट्स इज़ नॉट इंडियन, लेकिन वो अगर इंडिया में जन्म लेता है बिटवीन द पीरियड ऑफ जनवरी 26, 1950 टू जुलाई 1, 1987, तो बाय बर्थ वो इंडियन सिटीजन कहला सकता है। और इसके बाद का नियम क्या था आपको ही पता है, आफ्टर जुलाई 1, 1987 अगर बोर्न होता है तो फिर वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगा इफ़ ओनली आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो या फिर फादर हो, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी थी, ठीक है। तो ये हमने देखा। एंड उसके बाद दिसंबर 3, 2004 का कंडीशन भी हमने देखा था, हमने डिस्कस कर लिया, वही बातें रिपीट हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये ध्यान रखना है आपको कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में पोस्टेड है, फॉरेन डिप्लोमेट्स किसे कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया में पोस्टेड है तो वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है ना, वो दूसरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे हैं या फिर जो इनेमी एलियंस के बच्चे हैं वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते बाय बर्थ। देखो जो एलियंस होते हैं, एलियंस यानी कि नॉन सिटीजन, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक फ्रेंडली एलियंस और दूसरा इनेमी एलियंस। तो बेसिकली इनेमी एलियंस उन देशों को हम कहते हैं जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा होता है, ठीक है, तो उनको हम इनेमी एलियंस कहते हैं।
तो बोथ एनिमी एलियंस के जो चिल्ड्रन हैं वो भी इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया में ही क्यों न जन्म लिए हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है नोट वाले को। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब एक बाय डेसेंट, तो बाय डेसेंट को समझने के लिए आपको डेसेंट शब्द के बारे में पता होना चाहिए। डेसेंट मतलब क्या? वंशज, यानी कि भले ही आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ हो लेकिन आपके पेरेंट्स हो सकता है इंडियन हो, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं इंडियन हो, तो उस आधार पर आपको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये जो सिटीजनशिप दी जाती है बाय डेसेंट, वो इस ग्राउंड पर कि कभी ना कभी आपका जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ रहा होगा, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे होंगे एक समय में, या फिर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे होंगे एक समय में, तो फिर बाय डेसेंट आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। तो क्या प्रोविज़न हम देखते हैं, तो इसको समझने के लिए फिर यहाँ पर आपका डेट आता है कि पर्सन जो आउटसाइड इंडिया बोर्न करेगा, याद रखना है जब हम बाय डेसेंट की बात करेंगे तो जो व्यक्ति होगा वो आउटसाइड इंडिया ही बोर्न करेगा, लेकिन बाय बर्थ में क्या है कि इंडिया में बोर्न किया होगा। ठीक है, तो बाय डेसेंट के तहत ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जैन 1950, बट ये फिर डेट आपको ध्यान रखनी है, बिफोर 10 दिसंबर 1992, तो वो इंडियन सिटीजन बाय डेसेंट बन सकता है, प्रोवाइडेड कि उनके जो पिताश्री हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फादर का सिटीजन इंडियन होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तभी वो जो व्यक्ति है चाहे वो आउटसाइड इंडिया क्यों ना बोर्न किया हो, बिटवीन दिस पीरियड जो हमने आपको बताया जनवरी 26 1950 से लेकर दिसंबर 10 1992 के बीच, तो फिर बाय डेसेंट वो इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ नियम में बदलाव किया गया। आप यहाँ पर देखो, जो हमने अभी फर्स्ट प्रोविज़न डिस्कस की, थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता है ना, इफ़ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें कुछ बदलाव हुआ। तो आपका जब तो बेसिकली जो पहला आर्टिकल हमने देखा वो तो हमने देखा कि चलो ठीक है दिसंबर 10 1992 तक डील कर रहा था, लेकिन व्हाट अबाउट ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 10 1992, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए क्या किया गया कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि फादर ही इंडियन सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, मदर भी हो सकती है, तब भी उसे इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल सकता है। ठीक है, तो आपका जो 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या कंडीशन रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया बोर्न करता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल सकती है इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो या फादर हो, वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन फिर बाद में किए गए। आपको भी पता है 2003 में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की गई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसके अनुसार फिर से एक नया प्रोविज़न दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया बोर्न करता है ऑन दिसंबर 3 2004 या फिर उसके बाद, तो वो जो व्यक्ति है वो इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट कहलाने के लिए पहली बात तो ये होगा कि जब वो व्यक्ति जन्म लिया होगा तो उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाने पड़ेंगे उसके बर्थ को एट एन कंसुलेट, एट एन इंडियन कंसुलेट जो उस देश में होगा जहाँ पर उसका जन्म हुआ होगा, विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, या फिर अगर ये जो परमिशबल डेट है वो एक्सीड कर गई है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया जा सकता है और अल्टीमेटली रजिस्टर करना होगा उसके बर्थ का। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ है ऑन दिसंबर 3 2004 और ऑनवर्ड्स, तो वो इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट तभी कहलाएगा अनलेस उसकी जो बर्थ है वो रजिस्टर की जाती है एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है,
तो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा, कहने का मतलब ये है। साथ ही साथ जो माइनर चिल्ड्रन है जो इंडियन सिटीजनशिप कहला रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ डेशन, एंड अगर वो दूसरे देश के भी नागरिक हो जाते हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप को सीज करना पड़ेगा अगर वो दूसरे देश की जो नेशनलिटी है या फिर सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको ही पता है कि जो इंडियन सिटीजनशिप है बेस्ड ऑन सिंगल सिटीजनशिप है ना, तो दो सिटीजनशिप तो हो नहीं सकता। तो अगर आप दूसरे देश की नेशनलिटी को रेनाउंस नहीं करते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो माइनर चिल्ड्रन मतलब क्या कि जिनकी फुल एज अभी अटेन नहीं हुई है, जनरली 18 ईयर्स कंसिडर किया जाता है। तो बिफोर 18 ईयर्स अगर आप आउटसाइड इंडिया बॉर्न किए हो एंड अल्टीमेटली आपको सिटीजनशिप मिलती है बाय डिसेंट, तो अल्टीमेटली जब आप अटेन कर लेते हो फुल एज तो विदिन 6 मंथ्स आपको दूसरे देश की नेशनलिटी रिनाउंस करनी पड़ेगी अगर दूसरे देश की नेशनलिटी आपके पास है तो, ठीक है। अदरवाइज इंडियन नेशनलिटी आपकी रद्द हो जाएगी। तो ये बातें हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस किया। अब चलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, तो बेसिकली ये जो बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप को रजिस्टर किया जाएगा ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए है, ठीक है, याद रखना है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी सिटीजन किसी भी पर्सन को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर सकता है अगर सर्टेन कैटेगरीज में वो व्यक्ति आता है। तो पहली बात तो इसको समझने के लिए आपको पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन समझना पड़ेगा। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन किसे कहेंगे, यहाँ पर आप देखो ये मैं जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इसे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहेंगे, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन में वो व्यक्ति आ जाएंगे जो कभी ना कभी इंडियन सिटीजन रह चुके होंगे या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए होंगे। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया था उसमें, या फिर इन सच ए टेरिटरी जो इंडिया का हिस्सा बना आफ्टर अगस्त 15 1947, जैसे सिक्किम की बात हमने की थी, ठीक है। तो सिक्किम जो है इंडिया में इंटीग्रेट होता है आफ्टर अगस्त 15 1947, ये तो आपको ही पता होगा। एंड तो उसमें भी अगर उस व्यक्ति का जन्म होता है तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात की जा रही है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए ही है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो ऑर्डिनरी इंडिया में रह रहा है रेसिडेंट के रूप में फॉर मिनिमम 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डालने से पहले आपको 7 साल इंडिया में एज ए रेसिडेंट रहना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन तो यही है कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो ये भी है। साथ ही साथ ए पर्सन जो मैरिड है टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वो व्यक्ति ऑर्डिनरी अगर इंडिया में रहता है फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो भी वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जो माइनर चिल्ड्रेन है ऑफ द पर्सन जो इंडियन सिटीजन के, तो उन्हें भी बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन सिटीजन के बच्चे कहीं दूसरे देश में बॉर्न हो जाते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर देख लो, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं तो अल्टीमेटली वो तो इंडियन सिटीजन होगा ही। एंड यहाँ पर देख सकते हो, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी who or either of his parents was earlier citizen of independent India and
इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन थे, तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि वो इंडिया में रिसाइड करे मिनिमम 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एंड एक और है, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। OCI कार्ड होल्डर क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति OCI कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर्ड है फॉर मिनिमम 5 ईयर्स एंड साथ ही साथ वो इंडिया में मिनिमम 12 मंथ्स रहता है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो भी वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन किसे कहते हो तो हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो ऑल द एबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो भी हमने डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन वाला। तो ऑल द एबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स उनको ओथ ऑफ एलिगेंस लेना पड़ेगा बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अभी तक तो हमने देखा कि अगर कोई पर्सन है इंडियन ऑरिजिन का तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाते हैं, है ना, या फिर कोई व्यक्ति जो इंडिया में जन्म लेता है तो उसके लिए भी सिटीजनशिप की प्रक्रिया है। लेकिन व्हाट अबाउट कि जिसका कोई रिश्ता नाता कभी था ही नहीं इंडिया से, तो उसके लिए कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डाला गया है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत ग्रांट कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, चाहे वो आपका इंडिया से कभी वो रिलेशन रखा हो या ना रखा हो। ठीक है। तो उनको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है, बट उनके पास सर्टेन क्वालिफिकेशन होने चाहिए। काइंडली नोट कि वो जो व्यक्ति होगा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हमने ऊपर के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि डिस्पाइट कोई व्यक्ति 7 साल तक इंडिया में रह जाता है और लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट है तो भी उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय नेचुरलाइजेशन, बिकॉज ही इज़ इलीगल माइग्रेंट। ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशंस होंगे बाय नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप एक्वायर करने के। तो पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति है वो उस देश से नहीं आना चाहिए जहाँ पर इंडियन को उस देश की नागरिकता मिलने में दिक्कत होती है। कहने का मतलब ये है कि वाइस वर्सा वाली प्रोसेस कि अगर दूसरे देश में इंडियंस को उस देश की सिटीजनशिप मिलने में दिक्कतें होती है तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उस देश के लिए सिटीजनशिप को प्रोवाइड करना आसान नहीं करेगा। ठीक है। तो ही इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ he is not a subject or citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subject or citizens of that country by naturalization। वही मैंने आपको बताया। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उनको दूसरे देश की सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा अगर उसका जो एप्लीकेशन है इंडियन सिटीजनशिप का एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि वो जो व्यक्ति है या तो वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस के रूप में सर्व कर रहा हो, या फिर चाहे वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो या फिर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में वर्क कर रहा हो। पार्सली मैं बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा इसमें और थोड़ा सर्विस में। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 12 महीने तक मिनिमम वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए सर्विस के रूप में वर्क कर रहा हो या फिर पार्शली बोथ, तो फिर एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन एक और कंडीशन है कि प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये जो 12 मंथ के पीरियड की बात हमने की उससे पहले भी 14 साल तक या तो उसको इंडिया में रहना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस
के रूप में हो सकता है कार्य कर रहा हो, या फिर पार्शली वन और द अदर। और जो एग्रीगेट पीरियड होना चाहिए वो नॉट लेस देन 11 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ये तो है ही। साथ ही साथ एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज का, विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल। एंड ये आपको देखने हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एज एन एक्सेप्शन वेव कर सकता है वो जो ऊपर के कंडीशन हमने देखे, ये जो 6-7 कंडीशन हमने देखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वेव कर सकता है सारे ऊपर के कंडीशन को फॉर नेचुरलाइजेशन, अगर वो जो व्यक्ति है इसने डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड की हो साइंस के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस, तो फिर वो सारे ऊपर के जो कंडीशन है वेव ऑफ किए जा सकते हैं। एंड एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा हमने रजिस्ट्रेशन में भी देखा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने नेचुरलाइजेशन वाली बात हमने की। आपको ये पॉइंट तो समझ में आई ना, 3 और 4 वाली पॉइंट, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली मैंने आपको बताया कि बाय नेचुरलाइजेशन के लिए आपको अगर सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो बिफोर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पहली बात तो 12 मंथ के लिए या तो इंडिया में आपको रिसाइड करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस के रूप में आप हो, या फिर पार्सली वन और द अदर। एंड बिफोर दैट 12 मंथ्स आपको 14 साल अलग से वो जो आपका इंडिया में रिसाइडिंग होना ज़रूरी है, या फिर हो सकता है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में सर्व कर रहे हो, या फिर पार्सली बोथ, ठीक है। एंड ओवरऑल जो एग्रीगेट टाइम पीरियड होनी चाहिए वो 11 ईयर्स पूरी चाहिए, उससे कम नहीं। तो ये सब हमने देख लिया। एंड लास्ट इज योर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो इसके तहत बेसिकली अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम की बात कर लो, पुडुचेरी की बात कर लो, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेसिफाई करेंगे कौन से व्यक्ति जो होंगे सिटीजन ऑफ इंडिया वहाँ के, ठीक है। एंड सच पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पुडुचेरी इंडिया का पार्ट बना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पुडुचेरी ऑर्डर 1962 पास किया था अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके तहत वहाँ के जो भी नागरिक थे वो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैंने ये जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप से प्रोविजंस है उसको डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। एंड सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, 1-2 बार आप PDF पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे असम का जो स्पेशल केस है उसके बारे में, साथ ही साथ ये जो आपका सेक्शन 6A क्या है उसको देखेंगे, साथ ही साथ लूजिंग सिटीजनशिप के क्या प्रक्रियाएं हैं उसे भी हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।